आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई करते हैं अब अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। जा रहा हूँ मैं घर से अपनी फर्स्ट डाइट लेने के बाद। आज पॉलिटी में शुरुआत की सलाह संबंधी क्षेत्रीय अधिकार से। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी तथा अनुच्छेद 144 के भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। के बाद पढ़ा न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है तथा पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की, जिससे जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है और जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। के बाद पढ़ा न्यायपालिका और अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है। लास्ट टॉपिक पढ़ा न्यायपालिका और संसद। यहाँ हुआ मेरा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। हिस्ट्री में शुरुआत की ब्रिटिश संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव से। निश्चित आय का बढ़ना, अपव्यय में कमी होना, प्रशासनिक कार्यों में गतिशीलता बढ़ना, जमींदार वर्ग का समर्थन मिलना। इसके बाद पड़ा भारतीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव। जमींदारों का भूमि पर पैतृक स्वामित्व, जमींदारों की आय नियमित और शैक्षणिक व औद्योगिक विकास तथा कृषि का वाणिज्यकरण। इसके बाद पड़ा स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक प्रभाव, जैसे नवीनतम कृषि तकनीकों के निवेश में कमी तथा कृषि के वाणिज्यकरण के खाद्यान्न उत्पादन में कमी और स्वामी दास संबंधों का उदय। इसके बाद पड़ा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भू राजस्व वसूली के संदर्भ में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम सिद्ध हुई तथा उपयोगितावादी विचारधारा ने भी ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया। फलतः रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लाया गया। के बाद पड़ा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं। फिर लास्ट में पड़ा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत की भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौतियों से। वर्ग भेद। भारतीय समाज कई आधारों पर विभाजित है। इसमें वर्ग, जाति, जन आधारित विभेद के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी विभेद मौजूद है तथा यह स्थिति संस्कृति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद पड़ा क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद का आधार राजनीतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषीय आदि कारणों से मौजूद रहा है तथा इस तरह क्षेत्रवाद देश की एकता, अखंडता के साथ साथ संस्कृति के लिए भी खतरा है। भाषावाद। भारत में सांस्कृतिक विविधताओं में एक बड़ा भाग भाषीय विविधता का भी है। इसके बाद पड़ा भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रसार, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर बना और मलाया प्रायद्वीप के अंतर्गत मलेशिया में संस्कृत भाषा के शिलालेख मिले और इंडोनेशिया में जावा में परबन मंदिर का निर्माण हुआ जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद पड़ा विरासत का संरक्षण। हमारी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। वस्तुतः विरासत उस देश एवं लोगों की पहचान को दर्शाती है। भाई अब हो रहे हैं 6:10 और अपना यूपीएससी वाला 8 घंटे वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर। अपना वो 2 घंटे वाला नाइट वाला भी करेंगे। ठीक है भाई। दोस्त हैं भानु प्रताप जी और वे हमारे और दोस्त हैं 2। ठीक है भाई, चलते हैं घर। आज शुरुआत की भारत के उपराष्ट्रपति से। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके बाद पढ़ा आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचनगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 72 एक क्षमादान आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 एक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। लास्ट में पड़ा आर्टिकल 76 एक भारत का महान्यायवादी। यहाँ हुआ मेरा आर्टिकल सेशन कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।